दोस्तों जय हिंद। दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे हमारे देश पर मंडरा रहा है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो इंडिया में रहता है, क्योंकि हमारी धरती के करीब 100 किलोमीटर नीचे एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। दुनिया के कई जियोलॉजिस्ट इस बारे में अलर्ट भी दे चुके हैं और काफी समय से देते आए हैं। उनका कहना है कि इंडिया के कुछ रीजन, कुछ जो देश हैं, वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक का शिकार हो सकते हैं। ये झटका 9 रिक्टर स्केल तक का हो सकता है और इसका असर इतना ज्यादा होगा कि घर, स्कूल, ऑफिस और बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब कुछ चकनाचूर हो सकता है। ये खतरा सीधे जुड़ा हुआ है हिमालयन रेंज से और अब ये कोई थ्योरी नहीं रह गई, ये एक सीरियल वार्निंग बन चुकी है। ये आखिरी मौका है समझने का, जानने का और खुद को तैयार करने का। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक क्या है, ये क्यों इतना डेंजरस है और हम इस सिचुएशन के लिए कितने रेडी हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक ऐसी चीज है जो इस तरह के डिजास्टर के टाइम पे पूरा सिस्टम को फेल कर देती है। और अगर ऐसा होता है तो सवाल ये नहीं होगा कि नुकसान कितना होगा, सवाल ये होगा कि क्या हम और आप या कोई भी इंसान बच पाएगा या नहीं। आइए आज इस वीडियो में उसी रियल खतरे की सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। ये हम डर नहीं फैला रहे हैं, लेकिन आपको हर वो बात बताई जाएगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। हिमालय जो हमें आज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की शक्ल में दिखता है, असल में वो धरती की 2 बड़ी प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स और एक तिब्बतियन प्लेट से मिलकर आपस में टकराने की वजह से बनी है। ये दोनों प्लेट्स जब हर साल कुछ मिलीमीटर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, जैसे जैसे ये प्लेट्स पास आती जाती हैं वैसे वैसे उनके बीच का जो प्रेशर है वो बढ़ता ही चला जाता है। ये प्रेशर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब जमीन के अंदर क्रैक्स यानी दरारें बनती हैं और उन्हीं दरारों और जमीन के वाइब्रेशंस की वजह से आता है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। वैसे देखा जाए तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल मूवमेंट है, लेकिन बात जब हिमालय की आती है तो सब कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्केल और मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, यानी तबाही भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब एक बात जो और ज्यादा टेंशन देने वाली ये है कि पिछले करीब 70 सालों से हिमालयन रीजन में कभी भूकंप आया ही नहीं। वो बहुत शांत है, कोई भूकंप देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये खामोशी एक अच्छी खबर नहीं है, ये उस इनविजिबल प्रेशर की निशानी है जो साल दर साल हमेशा नीचे ही नीचे बनता चला जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि इंडियन प्लेट्स हर 100 साल में करीब 2 मीटर तक तिब्बतियन प्लेट के नीचे स्लाइड कर जाती हैं, मगर ये मूवमेंट हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और यही असमानता आने वाले खतरे को और अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नीचे स्लाइड करने के बजाय आपस में फंस जाती हैं, लेकिन मूवमेंट तो बंद होता ही नहीं है। प्लेट्स पर प्रेशर लगातार बनता रहता है और जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वहां एक टेंशन क्रिएट होती है। अब ये टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होता चला जाता है और ठीक वैसे ही जैसे एक पतला धागा हो, अगर उसे ज्यादा खींचो तो वो अचानक से टूट जाता है। ठीक वैसा ही उस धरती के नीचे भी होता है और ये टेंशन जब एकदम से रिलीज होता है तो वो एक झटका देता है और उसी झटके को भूकंप का हम लोग एक प्रारूप मानते हैं। 2015 में नेपाल में ऐसा ही एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी मैग्नीट्यूड थी 7.8 और इस डिजास्टर में करीब 9000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो बस एक चेतावनी थी, एक वार्निंग थी। अब जो खतरा इंडियन रीजन्स के ऊपर मंडरा रहा है उसका स्केल उससे कहीं बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस बार जो अर्थक्वेक आने की संभावना है उसका मैग्नीट्यूड 8.2 से लेकर 9 रिक्टर स्केल तक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। ये डिजास्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इसकी चपेट में आ सकता है। उत्तराखंड, हिमालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट, ये सारे एशिया उस जगह के बेहद करीब हैं जहां ये इनविजिबल खतरा धीरे धीरे अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है। सोचिए कि करोड़ों लोग, हजारों शहर, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब कुछ ऐसी धरती पर खड़ा है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कमजोर होता जा रहा है और एक दिन अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ तबाह होने वाला है। नॉर्थ इंडिया में जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं वो असल में उस मेन प्रेशर का एक ट्रेलर मात्र है जो सालों से धरती के नीचे जमा हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो असली टेंशन है उसका अभी सिर्फ 1% भी रिलीज नहीं हुआ है। अब बात करें दिल्ली की, जो हमारे देश की राजधानी है, तो वो खुद साइमिक जोन 4 में आती है। ये वो जोन है जहां अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी झटके की जो ताकत होती है वो काफी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली भी किसी बड़े डिजास्टर के बहुत ही पास खड़ी है। लेकिन खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं है, भूकंप तो दुनिया के हर हिस्से में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं, यानी इसे एम्पलीफाई कर देती हैं। कुछ हिंट देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा।
जैसे कि पुअर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की कमी, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, अवेयरनेस की कमी और वीक स्ट्रक्चर यानी कि कमजोर इमारतें। दिक्कत यह है कि हम सब ने अपनी जिंदगी इन्हीं कमजोर नींवों पर टिका दी है, और जब धरती कांपेगी तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरेंगी। ये जो जितना सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, ये सारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हमारे पास इतना एडवांस साइंस है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं और अलग अलग एजेंसीज हैं जो अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर पर नजर रखती हैं, तो फिर हमें फायदा क्या मिल रहा है? आखिर भूकंप जैसी चीज को रोका तो जा नहीं सकता, तो फिर हम इंडियंस को करना क्या चाहिए? हम करें भी तो क्या करें? देखिए कि धरती के अंदर जो ताकतें काम कर रही हैं वो ना तो आंखों से दिखती हैं और ना ही किसी टेक्नोलॉजी से रोकी जा सकती हैं। और जो मूवमेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रही हैं उसे कहा जाता है हिमालयन टेक्टोनिक कोलिजन। ये पूरी दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में से एक है। इंडियन प्लेट्स का तिब्बतियन प्लेट के नीचे धंसना कोई आसान या स्मूथ प्रोसेस नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन यानी कि रगड़ पैदा होती है, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा टेंशन बिल्ड कर देती है। अब साइंटिस्ट इस पूरे मैकेनिज्म को समझाने के लिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे एक रबर जो बैंड होता है, उसको जितना ज्यादा खींचोगे वो अंदर ही अंदर उतना ही टेंशन इकट्ठा करता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो रबर है खींचने के बाद एक जगह टूट जाएगा। उसी तरीके से जब धरती के अंदर का यह टेंशन एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वो एक झटके में रिलीज हो जाता है, और उसी का नतीजा होता है एक मेजर अर्थक्वेक। और इसका डर सिर्फ थ्योरी में नहीं है, ये साइस्मिक रिकॉर्ड्स यह बताते हैं कि हिमालय की इस बेल्ट में हर कुछ सेंचुरीज में एक बार ऐसा ग्रेट अर्थक्वेक आता ही आता है। साल 1505 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसने बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। पूरे के पूरे शहर एक झटके में मिट्टी में मिल गए थे, और अब लगभग 500 साल बाद फिर से वही एनर्जी धरती के नीचे धीरे धीरे इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन इस बार जो खतरा है वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, इस बार इंडिया भी इस इनविजिबल प्रेशर के डायरेक्ट टारगेट पर है। और चलिए आपको बताता हूँ कि 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कोई छोटी बात नहीं होती है। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आप उसकी तस्वीर भी अपने दिमाग में नहीं बना सकते। और अगर किसी भूकंप की मैग्नीट्यूड 8.5 के पार चली जाती है तो धरती की पूरी लेयर एक साथ स्लाइड कर जाती है। ऐसे भूकंप में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो उतनी होती है जितनी की लगभग 32,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर एक साथ ब्लास्ट कर दिए जाएं तब होती है। यानी कि पूरे जो दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर हैं उन सबको अगर एक साथ पटका जाए तो वो उतनी क्षति करेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर वाकई में 8 पॉइंट से ज्यादा का कोई अर्थक्वेक इंडिया में आता है तो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को एक ही झटके में हिला देगा, और उस समय जो तबाही मचेगी वो किसी वार यानी कि युद्ध से कम नहीं होगा। और हो सकता है कि उस तबाही का मंजर देखने के लिए हम, आप और ज्यादातर लोग जिंदा भी न रहें। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे और इंडिया के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन द्वारा किए गए जीपीएस सर्विस की। उनके अनुसार दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक जो पूरी बेल्ट है, खासकर गंगा के आसपास का इलाका, वो एक टाइमिक गैप में फंसा हुआ है। मतलब यह कि इस एरिया में बहुत समय से कोई बड़ा अर्थक्वेक आया ही नहीं है, और यही चीज इसे और ज्यादा रिस्की बना देती है, और ज्यादा इसे खतरनाक बना देती है। साइस्मिक गैप यानी कि वो इलाका जहां वर्षों से कोई बड़ा भूकंप आया ही नहीं है, लेकिन धरती के नीचे नीचे स्ट्रेस लगातार जमा हो रहा है, और जब ये दबाव टूट कर बाहर निकलता है तो झटका बेहद डेंजरस बन जाता है। खतरा सिर्फ जमीन हिलने तक सीमित नहीं है। हिमालय में बनी ग्लेशियर लेक्स जो हैं, जिन्हें ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, एक तेज अर्थक्वेक से ट्रिगर हो सकती है। एक जोरदार झटके के बाद अगर ये झीलें जो हैं फटती हैं तो पहले भूकंप और फिर भयानक बाढ़, और इस तरीके से दोहरी तबाही हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पर हुए लेटेस्ट सिमुलेशन बताते हैं कि अगर 8.2 मैग्नीट्यूड का झटका आता है तो सिर्फ दिल्ली में ही 5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, जिनमें कि करोड़ों लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं। मुंबई और कोलकाता में हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि इन शहरों की फाउंडेशन काफी पुरानी है। यहाँ की बहुत लोगों की माने तो यहाँ की बिल्डिंग्स काफी पुरानी है और रिपेयर्स भी नहीं हुई हैं। और शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन के लिए एक गाइडलाइंस जरूर बनाई थी, लेकिन 2019 में किए गए एक ऑफिशियल ऑडिट ने एक चौंकाने वाला सच सामने ला दिया। उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के लगभग 70% क्रिटिकल स्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिजेज, ओवरब्रिज, सरकारी इमारतें, वो सब साइस्मिक सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से बने ही नहीं हैं। मतलब सीधा सा है कि जब कोई बड़ा भूकंप आएगा तो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर ढहेंगे, और ठीक वैसे ही तबाही होगी जैसी कि नेपाल वाले अर्थक्वेक में देखने को मिली थी। अब जहां हजारों स्कूल और हॉस्पिटल मलबे में बदल जाएंगे,
अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि छोटे शहरों में जहाँ ऊंची-ऊंची इमारतें नहीं होती हैं, वहाँ के लोग शायद थोड़े सेफ होंगे। हाँ, कुछ हद तक यह हो सकता है, ये बात सही हो सकती है। लेकिन जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं, जो पहाड़ों के नज़दीक बने हुए हैं, जैसे कि धर्मशाला, देहरादून, ईटानगर जैसे इलाके, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि इन टाउन्स या पहाड़ी गाँव में कई घर तो ऐसे हैं जो पहाड़ों की चट्टानों के सहारे टिके हुए हैं। अब ज़रा इमेजिन करिए कि जब वहाँ पर भूकंप का झटका आएगा और पहाड़ खुद फिसल कर नीचे आने लगेगा, तो इन घरों का और उनमें रहने वाले लोगों का क्या होगा? यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन जाएगी, और वो भी ऐसी जो शायद पूरी जनरेशन को झकझोर कर रख दे। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इतने रिसर्च के बाद भी अभी तक ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का सही डेट या टाइम नहीं पता लगाया जा सका है, क्योंकि जियोलॉजिकल चेंजेस बहुत धीरे-धीरे होते हैं। लेकिन जब इनका असर आता है तो वो एक झटके में ही आता है। तब न कोई सायरन बजता है, न कोई वार्निंग साइन मिलती है, बस अचानक तबाही होती है। और इस तबाही को और भी भयानक बना देती है इंडिया की अनप्रिपेयर्ड जो चीज़ें हैं, वो उसको और भी भयानक बना देती हैं। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएम की एक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65% क्रिटिकल हॉस्पिटल के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और 70% बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग साइमिक नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करते। मतलब यहाँ पर साइमिक सेफ्टी स्टैंडर्ड लगभग 0 है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई आपदा आएगी तो शिक्षा का ये और इलाज का ये जो मुख्य स्तंभ है वो सबसे पहले ढह जाएंगे। और यह कोई मामूली बात नहीं है। 2001 में गुजरात के भुज में 7.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने यह सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया था। वहां डेमोलिश हुए स्ट्रक्चर में 80% ने साइमिक सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन ही नहीं किया था। इसलिए पहले झटके में बिल्डिंग्स गिर गई और हजारों लोग मारे गए। अब 24 साल बाद भी भारत के ज्यादातर शहरों में यही लापरवाही देखी जा सकती है। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, हमारी अर्बन प्लानिंग भी बहुत खराब है, जो कि किसी भी डिजास्टर के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। दिल्ली, गुवाहाटी, देहरादून जैसे बड़े शहरों में अनकंट्रोल्ड अर्बन स्ट्रक्चर ने साइमिक वल्नरेबिलिटी को और भी खतरनाक बना दिया है। अब ये जो गलियां हैं, जो पतली-पतली गलियां हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और भीड़ से भरी जो कॉलोनी है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग नामुमकिन बना देंगे। मतलब समझो कि जब जमीन फटेगी तो इमारतों से बचना तो बहुत दूर की बात है, मलबे में फंसे हुए लोग तक पहुंचना या उनकी मदद करना भी एक बड़ा नाइटमेयर का काम कर जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम पूरी तरीके से हेल्पलेस हैं? जवाब है नहीं। हाँ, यह सच है कि इंडिया बहुत ही अनप्रिपेयर है अभी, लेकिन अगर हम जापान से इंडिया को कंपेयर करें तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ साल भर में दर्जनों भूकंप आते हैं। और केवल भूकंप आने से बिल्डिंग ही नहीं टूटेंगी, बल्कि हमारे समाज की सबसे बुनियादी व्यवस्था भी धराशायी हो जाएंगी। जब सड़कों, पुलों, बिजली और पानी के नेटवर्क खत्म हो जाएंगे तो राहत और बचाव के काम पूरी तरीके से बाधित हो जाएंगे। दूर दराज के इलाकों के लोग पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाएंगे और जिनके लिए मदद सबसे ज्यादा जरूरी होगी वे सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगे। लोग बेघर हो जाएंगे, शरण ढूंढेंगे, लेकिन साफ पानी और दवाइयों की कमी से महामारी फैलने लगेगी। भूख, प्यास और निराशा के बीच अफरा तफरी मच जाएगी, अपराधों में वृद्धि होने लगेगी और हर तरफ तबाही का माहौल होगा। यह भूकंप सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और मानवीय त्रासदी भी होगी, जो हम सबके लिए एक बड़ा चेतावनी का संकेत है। इसलिए अब हमें तुरंत जागना होगा, लापरवाही छोड़नी होगी और तैयारी करनी होगी, क्योंकि वक्त नहीं रुका हुआ है और प्रकृति अपनी ताकत के साथ फिर कभी भी झटका दे सकती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए कुछ तैयारियां बताऊं? तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब हमारा समाज का जो मूल ढांचा है वो पूरी तरीके से टूट सकता है, और इस अफरा तफरी के बीच ऐसे लोग भी होंगे जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। खैर, इस बात पर ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझदार को बस एक इशारा ही काफी होता है। अगर हम भूकंप की बात करें तो यह जो मैंने आपको तबाही का एक डरावना मंजर बताया है, उसकी जानकारी सरकार के पास पहले से ही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएम ने भी इस पर रिसर्च की है, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसा बड़ा भूकंप आता है तो सिर्फ पहले 48 घंटों में 5 से 10 लाख लोगों के मरने का खतरा है। लेकिन असली मुश्किल तो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि इस आपदा के बाद लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। वे महीनों तक रिफ्यूजी कैंपों में गुजारेंगे। जो ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइज किए गए हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का काम करना हमारे लिए फिलहाल अभी असंभव लग रहा है। हम न तो लॉजिस्टिकली तैयार हैं और न ही संगठनात्मक रूप से तैयार हैं। इसलिए न तो इस तबाही को रोकना संभव है और न ही हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। हमारा सिस्टम पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। इस तबाही के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें आज ही पूरी गंभीरता से कदम उठाने होंगे। सबसे पहला और जरूरी कदम है रेट्रोफिटिंग। सरकार को चाहिए कि आईआईटी और देश के शीर्ष जो आर्किटेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर एक
नेशनल रेट्रोफिटिंग मिशन शुरू करे और इस मिशन का मकसद होगा कि देश भर की पुरानी और कमजोर बिल्डिंग्स को भूकंप प्रतिरोधी बनाना या फिर इन्हें सुरक्षित तरीके से गिरा देना जिनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से असुरक्षित हो चुका है। इसके लिए एक सटीक और भ्रष्टाचार मुक्त स्ट्रक्चर ऑडिट बहुत जरूरी है जो कि पूरी ईमानदारी से हर बिल्डिंग्स की स्थिति का आकलन करे। दूसरा कदम है मॉस ड्रिल और पब्लिक ट्रेनिंग। हर घर, हर स्कूल, हर ऑफिस और हर मोहल्ले में नियमित और सिस्टमेटिक तरीके से भूकंप तैयारी की ड्रिल्स कराई जानी चाहिए। आम जनता को पता होना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी में कैसे प्रतिक्रिया देनी है और कौन से कदम उठाने हैं। अब इससे लोगों का जो डर है, क्योंकि जब शिक्षा मिलती है, जब आदमी एजुकेट होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डर हमारे कम होते हैं। अब इससे लोगों का डर कम होगा और जान माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बिल्डिंग कोड का कड़ाई से पालन करना और उनका सख्त कार्यान्वयन करना। अगर ये तीनों कदम सही ढंग से उठा लिए गए तो हम आने वाली तबाही के खतरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब वो सारी बिल्डिंग्स जो अभी बन रही हैं या जो पहले से मौजूद हैं और जो सिस्मिक सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती हैं, उन पर तुरंत कदम उठाना जरूरी है। या तो उन्हें रेट्रोफिट किया जाए यानी भूकंप रोधी बना दिया जाए, या फिर अगर बिल्डिंग पूरी तरीके से असुरक्षित है तो उसे डिमोलिश कर दिया जाए। ऐसे इलाकों को खाली कराया जाना चाहिए जहां लोग खतरे में हों, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट अपार्टमेंट। सभी को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाना जरूरी है। अब चौथा स्टेप है अर्ली वार्निंग सिस्टम। भले ही भूकंप का एकदम सही टाइम और डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन विज्ञान इतना पीछे भी नहीं है कि हमें कुछ इशारा न दे सके। हम ऐसा सिस्टम विकसित कर सकते हैं जो पहले से हमें अलर्ट दे सके कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित किया जा सके, उन्हें सूचना पहुंचाया जा सके। आज के ज़माने में जब हर किसी के पास मोबाइल है और इंटरनेट तेज है, सूचना फैलाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इससे पहले कि नेटवर्क फेल हो जाए या कोई बड़ा हादसा हो, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कुछ होने वाला है। अब इसके लिए जापान जैसी टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी या फिर उनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंडिया में लागू करना पड़ेगा। भूकंप के सेंसर संवेदनशील इलाकों में लगाए जाएंगे जो खतरे का समय ही रहते खतरे का एक अंदाजा दे सकते हैं। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है माइंड सेट शिफ्ट करना। भारत के लोगों, सरकारों, ऑफिसर्स, बिल्डर्स और हर आम नागरिक को यह समझना होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ दूसरे देशों की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। यह सोच कि जब होगा तब देखेंगे, या हमारे यहाँ तो बड़ा हादसा होता ही नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत बात है। इस सोच के कारण ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ना तो अधिकारी पूरी ईमानदारी से चेकिंग करते हैं, ना बिल्डर नियमों का पालन करते हैं और ना ही आम लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। पर जब भूकंप आएगा तब वही लोग रोएंगे, वही लोग मलबे के नीचे दबेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम तैयारी पर विश्वास करें, अपनी किस्मत पर नहीं। हमें अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वो ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भगवान भी ये नहीं कहते कि जाओ कुएं में कूद जाओ। उसके लिए हमें अपने आप का अपना दिमाग लगाना होगा, अपना ब्रेन लगाना होगा, क्योंकि नेचर ने हमें अपनी वार्निंग दे दी है। साइंटिस्ट ने अलर्ट जारी कर दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद भारत अभी कुछ बड़ा करके दिखा दे, लेकिन हिमालय ने अपनी चेतावनी दे दी है। अब हमारी बारी है उन अलर्ट को सुनने की, एक्शन लेने की और असली तैयारी करने की, क्योंकि अब सिर्फ बातें करने या सोचने का वक्त नहीं है, अब वक्त है एक्शन लेने का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जितना भी चीज़ बताया गया उसका पालन करेंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, यही हमारी आशा है, मनोकामना है। अपने अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।